नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम जो मार्च में प्रस्तावित दोस्तों हो चुकी है। वैसे कुछ कह तो नहीं सकते प्रस्तावित है दोस्तों, ये डेट आगे पीछे भी कुछ हो सकती है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं दोस्तों इस चैनल पर। हिंदी के तो पूरा सिलेबस हो चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्नों को, जो पुराने भर्ती के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गए हैं। अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, इस आई बटन पर क्लिक कर प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। इंग्लिश के भी दोस्तों एक टॉपिक जो है वो अपलोड हो चुका है, बाकी के टॉपिक दोस्तों जल्दी ही अपलोड होंगे। बाकी का जो पोर्शन है दोस्तों आपके जीके का, उसके 50 प्रश्न आने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में लगभग आपके 13 से 15 प्रश्न करंट के पूछे जाएंगे और यही प्रश्न दोस्तों आपके सिलेक्शन का बेस बनेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिंदी है उसमें से 50 में से 50 सब करने वाले हैं। इंग्लिश में भी दोस्तों सभी लगभग 50 नहीं तो माने तो 45 और 40 के लगभग तो सभी करेंगे इंग्लिश में भी। लेकिन जो आपके सिलेक्शन का बेस बनने वाला है वो केवल जो जीके का पोर्शन है वो ही बनेगा दोस्तों। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट जीके का तैयार किया गया है। जो पुराना पैटर्न था एग्ज़ाम दोस्तों जो निरस्त हुआ था, जो एग्ज़ाम पिछला एग्ज़ाम दोस्तों जो 13 मार्च को हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न बना है और उसमें भी लगभग 13 से 14 प्रश्न पूछे गए थे और भारत के भूगोल से भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे और राजस्थान के जो भूगोल है उसमें से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कला संस्कृति के भी कुछ प्रश्न आए थे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी आए थे और कुछ एक दो प्रश्न ऐसे थे जो दोस्तों मिसलेनियस थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो देखिए दोस्तों, जो सूरसेन जनपद है उसमें कौन सा था इनमें से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, बीकानेर या फिर सिरोही या जालोर। तो इसमें दोस्तों सूरसेन में सम्मिलित है भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक दोस्तों बात करें तो अलवर का पूर्व विभाग सम्मिलित था। तो जो विकल्प ए है हमारे, ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर, हल्दीघाटी युद्ध को बंदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? अब दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध को बंदायूनी ने किसकी संज्ञा दी? तो दोस्तों, पहला दे रखा है आपके गोगुंदा का युद्ध, दूसरा दे रखा है दिवेर युद्ध, तीसरा दे रखा है खमनोर युद्ध और चौथा दे रखा है आपके थर्मोपोली युद्ध। तो दोस्तों, जो बंदायूनी है इसने इसकी एक रचना थी मुंतकफ मुंतकफ उल तवारिक। इसमें दोस्तों बंदायूनी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया और इसको जो संज्ञा दी वो दी दोस्तों गोगुंदा के युद्ध की। क्या दी? गोगुंदा के युद्ध की। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है और इसकी रचना को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंतकब उल तवारिक। क्या थी दोस्तों? मुंतकब उल तवारिक। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, मालवा में सर्वप्रथम मराठा, ये मराठा है दोस्तों, आक्रमण कब हुआ था? तो मालवा में दोस्तों, जो कि वर्तमान में मालवा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सर्वप्रथम आक्रमण 1699 ईस्वी में, यानी विकल्प द राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, शाहजहाँ के बेटे दारो सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो शाहजहाँ का बेटा दारो सिकोह दोस्तों, जिसको औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था, और इनका जन्म दोस्तों तारागढ़, और तारागढ़ ये दोस्तों अजमेर वाले में हुआ था। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर था। चलिए अगला है दोस्तों आपके सामने, कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है
और जो पुराने भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इनका लेवल है जो थोड़ा अच्छा लेवल के प्रश्न है। वैसे हाईकोर्ट एलडीसी में कहा जाता है कि सरल ही प्रश्न आते हैं, हार्ड पेपर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जो जीके के क्वेश्चन हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुमिलित नहीं है, कौन सा है वो हमें बताना है, क्योंकि इस पंक्ति में तो क्या है आपके मस्जिद या दरगाह और इसमें दे रखे हैं आपके स्थान। तो पहला दे रखा है एक मीनार मस्जिद जो कि दे रखी है जोधपुर में, तो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, ये तो सही है। उषा मस्जिद दोस्तों बयाना भरतपुर में है, तो ये भी सही है यहाँ पर। तीसरा दे रखा है पीर दुल्ले शाह की दरगाह, तो दोस्तों पीर दुल्ले शाह की दरगाह ये जालोर में नहीं है, ये है दोस्तों पाली में। कहाँ पर है? पाली में। और पाली में भी चोटीला, कहाँ पर है दोस्तों? चोटीला में। तो जो विकल्प स है यही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। बाकी अगला नलियासर मस्जिद ये सांबर में है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न, दयाबाई व सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो देखिए दोस्तों दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास जी की शिष्या थी दोस्तों ये, और इनका संबंध किससे रहा है? चरणदासी संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? चरणदासी संप्रदाय से। विकल्प अ सही उत्तर हो जाएगा। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और दयाबाई और सहजोबाई की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों। दयाबाई की 2 रचनाएं हैं, एक तो है दयाबोध, एक तो है दयाबोध, एक है दोस्तों विनय मल्लिका, एक है विनय मल्लिका। तो ये तो है दयाबाई की। सहजोबाई की बात करें तो सहजोबाई की भी 2 रचनाएं हैं, एक तो है सहज प्रकाश, क्या है? सहज प्रकाश। और एक है दोस्तों 16 तिथि, एक है 16 तिथि। तो इन रचनाओं को ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तो है सहजोबाई की और ये दोनों है दोस्तों दयाबोध और विनय मल्लिका दयाबाई की, और इनका संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। चलिए, और तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारे विकल्प अ। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। तो राजस्थान में दोस्तों जो थेवा कला का संबंध है वो राजस्थान का जो नवनिर्मित जिला था, वैसे तो नवनिर्मित नहीं कह सकते, पुराना काफ़ी हो चुका है, जो 33वां जिला बना दोस्तों प्रतापगढ़ से। किससे था? प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो इस कला में दोस्तों सिद्धहस्त था। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, अब अगला 8 नंबर है आपके सामने, निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसमें से हरिश्म ये है ईसरदास की रचना, राग कैलाश ये भी है दोस्तों, सभा पर्व ये भी है। लेकिन दोस्तों जो चंद्र प्रबोध दे रखी है, चंद्र प्रबोध ये यहाँ पर ईसरदास की नहीं है दोस्तों। चंद्र प्रबोध का नाम वैसे प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय भी मिलता है, प्रबोध चंद्रोदय भी मिलता है। ये एक दोस्तों संस्कृत नाटक की रचना है, और जो इसके रचनाकार है वो दोस्तों कौन थे? कृष्ण मिश्र। कौन थे? कृष्ण मिश्र। तो जो विकल्प द है ये यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ये ईसरदास की नहीं है, ये किसकी है? कृष्ण मिश्र की। विकल्प द सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने आभूषणों से संबंधित प्रश्न कि नेवर आभूषण पहना जाता है। तो देखिए दोस्तों, नेवर जिसे हम दोस्तों नकुल या नूपुर भी कहते हैं, या दोस्तों नेवटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेवर, नकुल, नुपुर, नेवटी ये सभी तीनों चारों एक ही है, और ये पहना जाता है दोस्तों पाँवों में। कहाँ पहना जाता है? पाँवों में। तो जो विकल्प द है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों आपके गोबरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ये दोस्तों किससे है? ये ध्रुपद गायकी से इनका संबंध है। किससे है दोस्तों? ध्रुपद गायकी से। ये शास्त्रीय संगीत की क्या है? पद्धतियां हैं। शास्त्रीय संगीत की पद्धतियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोबरहारी, डागुरी, खंडारी इनका संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। जो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर आपके सामने। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बेहद ही शानदार प्रश्न है ये दोस्तों। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो पहला विकल्प दे रखा है जयनारायण व्यास को, दूसरा है विजय सिंह पथिक को, तीसरा है दोस्तों मोहन लाल सुखाड़िया को यहाँ पर, और अंतिम जो है वो है भोगीलाल पांड्या को। तो जो सही विकल्प है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प स, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माणकर्ता या फिर आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे? सर्वाधिक समय अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले दोस्तों ये इकलौते व्यक्ति थे, और ये लगातार दोस्तों 17 वर्ष तक, लगातार 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो विकल्प स है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सर्वाधिक बार 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री थे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों देखिए राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? विकल्प ए दे रखा है यहाँ पर क्या जमनालाल बजाज, दूसरा दे रखा है जयनारायण व्यास, तीसरा दे रखा है यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया, चौथा दे रखा है दामोदर लाल व्यास। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो जो विकल्प द है ये यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपके सामने 13 नंबर प्रश्न। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? बेहद ही शानदार प्रश्न है ये भी। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई? पहला विकल्प 1933 में, दूसरा है 1923 में, और तीसरा है दोस्तों 1943 में, चौथा दे रखा है 1913 में। तो देखिए मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1933 में। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, मगन सागर की अध्यक्षता में दोस्तों इस सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1933 में। और इसका जो प्रथम सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन है ये हुआ था दोस्तों 1944, जो कि नीम का थाना में हुआ था, नीम का थाना में। तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मीणा क्षेत्रीय सभा है इसका गठन किस लिए किया गया? तो दोस्तों उस समय लगभग एक कानून बना था जरायम पैसा कानून। जो कानून बना दोस्तों कुछ पढ़ लेते हैं जरायम पैसा कानून के बारे में। जरायम पैसा कानून, तो जरायम पैसा कानून जो कि दोस्तों 1924 में बना था। कब बना था? 1924 में। और ये कानून 1930 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1930 में। तो जरायम पैसा कानून क्या था? तो जरायम पैसा कानून ये था दोस्तों कि जो ये मीणा जनजाति थी उनको क्या करना होता था कि जो पुलिस थाना होता है या पुलिस जो चौकी होती है नज़दीकी, उसमें जाकर प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर हाजिरी देनी होती थी। तो इसके विरुद्ध दोस्तों मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई 1933 में। और बाद में दोस्तों इस जरायम पैसा कानून को ख़त्म कर दिया गया था। तो जो विकल्प अ है यहाँ पर हमारे, ये तो सही उत्तर होगा। मुनि मनन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों प्रश्न कि जो मीणा क्षेत्रीय सभा है इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 14 नंबर प्रश्न। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। आज़ाद मोर्चा पहला दे रखा है यहाँ पर विजय सिंह पथिक, दूसरा दोस्तों दीनदयाल, तीसरा है आपके सामने मुंशी दीनानाथ, चौथा दे रखा है बाबा हरिश्चंद्र। तो देखिए आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जयपुर रियासत और जयपुर प्रजा मंडल, तो पहले तो यूं था दोस्तों कि जो जयपुर प्रजा मंडल है उसमें थे बाबा हरिश्चंद्र, लेकिन जयपुर रियासत और यहाँ पर जयपुर प्रजा मंडल के मध्य
एक समझौता हो गया था 1942 में, 1942 में, जिसे जेंटलमैन समझौता, जेंटलमैन समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते में निर्णय लिया गया, क्या? इस समझौते में निर्णय लिया गया कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। ये दोस्तों जो समझौता था मिर्जा इस्माइल खां, मिर्जा इस्माइल व जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य दोस्तों ये समझौता हुआ था। लेकिन बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में ये दोस्तों प्रजामंडल का जो यहाँ पर समझौता किया गया, जेंटलमैन समझौता, इन्होंने इसका बहिष्कार किया। और बाबा हरीश जो चंद्र हैं इन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया। इसी कारण दोस्तों आज़ाद मोर्चे का गठन किया और इस गठन के साथ ही इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा, आज़ाद मोर्चे का गठन किस लिए किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। और जो जेंटलमैन समझौता था इसको बहिष्कार करने के लिए दोस्तों आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। और इसका जो गठन है बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। विकल्प द यहाँ पर हमारे राइट उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 15 नंबर है, वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो देखिए दोस्तों, वॉल्टर ने जो राजपूत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कहाँ की? पहला विकल्प दे रखा है उदयपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा अजमेर में, चौथा दे रखा है यहाँ पर जयपुर में। तो देखिए इसकी स्थापना दोस्तों अजमेर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। 1888 में, 1888 में इसका गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि जो चारण व राजपूत जो वहाँ उस समय दोस्तों जाति थी, उनका जो जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा थी उनको रोकना, विवाह होने वाले खर्चों में कमी करना। उस समय दोस्तों विवाह में जो चारण थे और राजपूत थे ज़्यादा दोस्तों खर्चे हो रहे थे। उस समय इन खर्चों को कम करने के लिए वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों खर्चों को कम करने के साथ साथ जो लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य आयु है उनको निश्चित करना था। तो यहाँ पर अजमेर में हुई थी इसकी स्थापना। किसने की थी दोस्तों? वॉल्टर ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और राजपूत हितकारिणी सभा ये कब हुई थी? 1888 में। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, हरिजन सेवा संघ की स्थापना, हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? ये मनोनीत किया गया दोस्तों, पहला विकल्प जो दे रखा है यही हमारे राइट उत्तर हो जाएगा, हरविलास शारदा को। किसे? हरविलास शारदा को। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कूट है जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर नृत्य, इस पंक्ति में दे रखे दोस्तों ये जाति, यानी कि पहला दे रखा है विकल्प क्या? राई नृत्य। इसका संबंध किससे है? भील जाति से दोस्तों। तो ये तो यहाँ पर सही है। दूसरा दे रखा है वालर नृत्य, इसका संबंध है दोस्तों गरासिया से, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा दे रखा है दोस्तों पणिहारी नृत्य, इसका संबंध दोस्तों डामोर से नहीं है, इसका संबंध है दोस्तों कालबेलिया जाति से, कालबेलिया से। तो बस यही हमारे जो विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। तो स विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम दे रखा है शंकरिया नृत्य, इसका संबंध किससे है? कालबेलिया से, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए जो राई नृत्य है इसको हम दोस्तों गौरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, गौरी नृत्य के नाम से भी पूछा जा चुका है दोस्तों प्रश्न कि गौरी नृत्य किसे कहा जाता है या फिर गौरी नृत्य का संबंध किस जाति से? तो ये दोस्तों भील जाति से, और राई नृत्य को ही दोस्तों गौरी नृत्य कहा जाता है। वालर नृत्य के बारे में एक तथ्य है, ध्यान रखिएगा कि जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्रों से किया जाता है। जो वालर नृत्य है दोस्तों गरासिया जनजाति का बिना वाद्य यंत्रों से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर दोस्तों, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। तो देखिए दोस्तों पहला विकल्प दे रखा है अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा नागौर और अंतिम दे रखा है धौलपुर। तो ध्यान रखिएगा जरीना का मकबरा
ये कहाँ पर है? धौलपुर में। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर है दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो बूंदी किसान आंदोलन है, जिसे हम बरड़ बरड़ दोस्तों किसान आंदोलन भी कहते हैं, बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। और इस ये दोस्तों 1926 से, कब? 1926 से 1943 के मध्य हुआ था। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसका जो नेतृत्व है वो दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था यहाँ पर। तो विकल्प स ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिला के सिर से है? बेहद ही शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो देखिए, इनमें से पहला दे रखा है बोडला, दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर फुंदा, तीसरा गोखरू, चौथा दे रखा है क्या? चूड़ा। तो जो बोडला आभूषण है ये दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर में धारण किया जाता है यहाँ पर। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फुंदा दोस्तों यहाँ पर बालों में लगाया जाता है महिलाओं द्वारा। गोखरू दोस्तों यहाँ पर हाथों में पहना जाता है, हाथों में। चूड़ा चूड़ा भी दोस्तों यहाँ पर ये हाथों में पहना जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बोडला के अलावा एक बोडला का ही रूप है दोस्तों रकड़ी भी दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर में धारण किया जाता है। टिकड़ा भी दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर में धारण किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे सही उत्तर है विकल्प अ, यानी कि जो बोडला है वो महिलाओं द्वारा दोस्तों सिर में धारण किया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न। अब 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो 13 ताली नृत्य है ये किसके सम्मान में किया जाता है? पहला दे रखा है यहाँ पर मल्लीनाथ जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी, चौथा दे रखा है गोगा जी। तो जो दोस्तों लोक देवता रामसा पीर रामदेव जी के दोस्तों सम्मान में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और दोस्तों 13 ताली नृत्य इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का उपयोग होता है, 13 मंजीरों का उपयोग होता है। और मंजीरे दोस्तों आप सभी जानते हैं एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, नहीं घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, धातु का होता है ना, बस घन वाद्य यंत्र है ये, ना कि तत्व। और ये कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा या कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। चलिए, तो विकल्प ब है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपके 22 नंबर प्रश्न। राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश ईएड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, एक तो थॉर्नवेट का जलवायु जो वर्गीकरण है और एक दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। उनमें से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे थॉर्नवेट का उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको दोस्तों कोपेन का भी बताऊंगा कि एक चीज़ है उसको याद कर लीजिए तो आपके पूरा लगभग तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जो थॉर्नवेट महोदय इन्होंने राजस्थान का जो उत्तरी भाग है ये लगभग इसको दोस्तों DBW नाम दिया। क्या दिया दोस्तों? DBW। इस वाले क्षेत्र को, इस पश्चिमी क्षेत्र को नाम दिया क्या दोस्तों? ईएड नाम दिया। और जो सर्वाधिक लंबा क्षेत्र है यहाँ पर बीच वाला नाम दिया। और देखिए दोस्तों, जो एक तो दक्षिणी भाग और एक दोस्तों हाड़ौती का भाग है, इसको नाम दिया इन्होंने CAW। क्या नाम दिया? CAW। और जो बीच वाला जो बचा इसको नाम दिया दोस्तों DAW। तो कोपेन ये थॉर्नवेट महोदय ने इसका वर्गीकरण किया। देखिएगा, दक्षिणी जो क्षेत्र है और जो हाड़ौती का क्षेत्र है इसको तो कहा CAW, और जो पीछे बचा हुआ दोस्तों ये भाग इसको DAW कहा, और जो पश्चिमी भाग के जो जिले हैं उसको कहा ईएड, और जो ऊपर वाले हैं दोस्तों उत्तरी इसको कहा DBW। अब कह रहा है कि ये क्या कि ईएड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? अब देखिए, बाड़मेर जो कि पश्चिम में आता है तो ये तो आता है, जैसलमेर दोस्तों ये भी आता है पश्चिम में, जोधपुर भी आता है, लेकिन हनुमानगढ़ देखिए दोस्तों DBW में आता है ना कि ईएड में। तो जो हनुमानगढ़ है ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो द विकल्प है वो हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कोपेन की भी थोड़ी सी आपको बता दूं कि कोपेन महोदय ने दोस्तों BWHW तो दिया इस भाग को, BWHW इस भाग को दिया दोस्तों BSHW,
और इसको दिया दोस्तों क्या AW और इसको दिया CWG। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप ये कोपेन महोदय का है दोस्तों, तो कोपेन महोदय के जिलों को अगर आपको स्थिति पता है जिलों की, तो आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो विकल्प द है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने। खेर वृक्ष में कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो खेर वृक्ष में दोस्तों पहला दे रखा है यहाँ पर मध्यवर्ती लकड़ी से, दूसरा पत्तों से, तीसरा दोस्तों जड़ों से, चौथा दे रखा है छाल से। तो देखिए जो खेर वृक्ष है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खेर वृक्ष का मुख्यतः जो उपयोग है दोस्तों पान के रूप में किया जाता है। और ये जो कत्था निकाला जाता है दोस्तों, कत्था आप सभी जानते हैं पान में लगाते हैं दोस्तों, ये मध्यवर्ती लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। तो विकल्प अ है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये राजस्थान के दोस्तों कोटा, राजसमंद और भीलवाड़ा जैसे जिलों में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, खेर वृक्ष कहाँ मिलता है? कोटा, भीलवाड़ा और राजसमंद में। ध्यान रखिएगा, अविकल्प है यहाँ पर हमारा सही उत्तर, मध्यवर्ती लकड़ी से इसको निकाला जाता है। चलिए चलते हैं अब अगले की ओर। अब अगला 24 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए कि जो राष्ट्रीय झील कार्यक्रम है दोस्तों, झील संरक्षण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत राजस्थान की जो झीलें आती हैं उनकी बात करें अगर, तो एक है दोस्तों आना सागर, एक है दोस्तों पुष्कर, और ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आप सभी जानते हैं अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। एक आती है दोस्तों पिछोला, एक आती है फतेह सागर, और ये दोनों आप जानते हैं ये दोनों कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। एक आती है दोस्तों नक्की झील, और ये कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू में। ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए आना सागर, पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर और नक्की झील ये राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है पुष्कर, तो ये रहा पुष्कर, तो पुष्कर तो आती है। अन्ना सागर ये दे रखा अन्ना सागर भी आती है। फतेह सागर ये दे रखा फतेह सागर, तो फतेह सागर भी आती है। भोपाल सागर दोस्तों इनमें नहीं आती। तो जो विकल्प द है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भोपाल सागर राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आती। राजस्थान की ये जो 5 जिले हैं दोस्तों यही आती है। तो विकल्प द है वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों पहला दे रखा है यहाँ पर जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जालोर, चौथा दे रखा है सिरोही। तो ध्यान रखिएगा जो नाल हवाई अड्डा है ये है दोस्तों कहाँ पर? बीकानेर में। विकल्प ब सही उत्तर होगा। चलिए और कुछ हवाई अड्डे दोस्तों जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक है राता नाडा हवाई अड्डा, राता नाडा हवाई अड्डा, ये है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। एक है दोस्तों आपके सांगानेर, सांगानेर तो आप जानते हैं कहाँ होगा? जयपुर में। और एक और है दोस्तों डबोक हवाई अड्डा, या फिर इसे राणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और एक बार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि जो उत्तरलाई हवाई पट्टी है, उत्तरलाई हवाई पट्टी ये कहाँ पर है? तो उत्तरलाई हवाई पट्टी दोस्तों बाड़मेर में। पूछा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और ये सभी पूछे जा चुके हैं। रातानाडा का तो कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। डबोक का भी दोस्तों आ चुका है। तो जो विकल्प ब है, नाल का हमें पूछा है, तो नाल है बीकानेर में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों ये भेड़ कौन सी चक्री के नाम से जानी जाती है? तो इनमें पहला दे रखा है मगरा, दूसरा नाली, तीसरा पुग्गल, चौथा दे रखा है सोनाड़ी। तो मगरा भेड़ दोस्तों चक्री के नाम से जानी जाती है। ये विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और इसकी जो ऊन होती है दोस्तों, इस भेड़ से प्राप्त ऊन अच्छे किस्म की होती है, और इस ऊन का उपयोग
कालीन और गलीचा आदि बनाने में किया जाता है। तो विकल्प अ राइट आंसर है यहाँ पर। 27 नंबर, राजस्थान में गोलिया व अनोतिया के भंडार हैं। तो देखिए जो गोलिया है ये तो कहाँ पर है, पहला ध्यान रखिएगा सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। अनोतिया, अनोतिया दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में। तो अब इन दोनों का दे दिया। तो पहला दे रखा है दोस्तों तांबे के, दूसरा चांदी के, टंगस्टन के या मैग्नीज के। तो देखिए जो गोलिया और हनोतिया है ये दोस्तों तांबे के भंडार हैं। किसके हैं, तांबे के। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 28 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है। तो देखिए राजस्थान में जो दोस्तों वनों के प्रकारों को बांटा गया है, एक तो बांटा गया है क्या, संरक्षित वन या फिर इसे रक्षित वन भी कहते हैं। इसका जो प्रतिशत है दोस्तों नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसका जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 56.49%। कितना है, 56.49%। दूसरा है दोस्तों आपके आरक्षित वन, आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो है 37.05%। कितना है, 37.05%। वर्जित तो वन है ही नहीं यहाँ पर। अंतिम जो देर का है दोस्तों अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है दोस्तों 6.46%। कितना है, 6.46%। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से हैं, देखिए यहाँ पर 56.49% के साथ जो दोस्तों संरक्षित वन या फिर इसे हम रक्षित वन भी कहते हैं इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। केवल ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी श्रेणी है जो वनों की दोस्तों राजस्थान में नहीं है। तो देखिए एक तो अवर्गीकृत है, एक आरक्षित है, एक संरक्षित है। तो इन तीनों को ध्यान रखोगे आप तो जो नहीं होगी वो अपने आप आ जाएगी। संरक्षित वन है दोस्तों, आरक्षित है, अवर्गीकृत है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किसके हैं, जो संरक्षित वन है या रक्षित वन है जिसे हम कहते हैं 56.49% है इसका प्रतिशत। जो नवीनतम वन रिपोर्ट है दोस्तों 2021 इसके अनुसार। और वन रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों वन रिपोर्ट जारी होती है। चलिए तो अविकल्प है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, अधिकतम प्रशासनिक जो वन क्षेत्र किसका है, वो है संरक्षित वनों का। चलिए अगला है 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब कह रहा है कि सुमेलित कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तो दे रखे हैं क्षेत्र और इनके दे रखे ये जिले। तो पहला दे रखा है दोस्तों बांगर। तो बांगर में दोस्तों पहला बूंदी, बांगर का दे रखा है दोस्तों बूंदी। तो ये यहाँ पर दोस्तों सुमेलित है ही नहीं। तो बांगर के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं दोस्तों, एक तो झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर और नागौर, इस प्रकार के जिले आते हैं दोस्तों। और वागड़ की बात करें तो वागड़ यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। तो ये तो सही है यहाँ पर, बस हमें सुमेलित का ही पूछा था, विकल्प ब यहाँ पर सुमेलित है। बाकर की बात करें तो बाकर दोस्तों सीकर में नहीं सिरोही में। कटे फटे दोस्तों जो कहते हैं हम पहाड़ों को उसको बाकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में ना कि सीकर में। गीरवा दोस्तों, गीरवा ये डूंगरपुर में नहीं उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो केवल ब है जो यहाँ पर सुमेलित है। चलिए अगला देखिए 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। बेहद ही अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों। तो पहला दे रखा सोयाबीन, दूसरा दे रखा तंबाकू, तीसरा कपास और चौथा दे रखा है गेहूँ। तो जो सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है दोस्तों क्या, कपास। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि काला सोना, काला सोना कहा जाता है दोस्तों, काला सोना ये कहा जाता है या तो तंबाकू या अफीम, या तो अफीम या तंबाकू, या फिर दोस्तों पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनको उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, काला सोना। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एक दोस्तों हरा सोना के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। हरा सोना, हरा सोना एक तो कहा जाता है दोस्तों बांस को, किसको कहा जाता है, बांस को। और एक तेंदू पत्ता को, जिससे बीड़ी बनती है ना, तेंदू पत्ता को। तो ध्यान रखिएगा हरा सोना एक तो तेंदू पत्ता को, एक बांस को कहा जाता है। और तेंदू पत्ते से बीड़ी बनती है आप सभी जानते हैं। तो सफ़ेद सोना का हमें पूछा है वो कहा जाता है कपास को। विकल्प स सही उत्तर होगा। अगला देखिए
अगला 31 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? ये है दोस्तों, पहला दे रखा है जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा दे रखा है यहाँ पर बीकानेर। तो ये संस्थान दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर में भी दोस्तों बिछवाल में, कहाँ पर है? बिछवाल में। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1993 में। पहले इसका नाम कुछ और था दोस्तों, पहले नाम था अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्र फल समन्वित परियोजना। क्या था? अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्र फल समन्वित परियोजना। लेकिन 2000 में, सन 2000 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान रखा गया। ध्यान रखिएगा, बीकानेर बिछवाल में है दोस्तों ये। तो विकल्प द है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए 32 नंबर है कि अडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो अडवाणा बांध है ये राजस्थान के किस जिले में है? ये है दोस्तों कहाँ पर? पहला दे रखा है बाड़मेर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा जयपुर, चौथा दे रखा है भीलवाड़ा। तो अडवाणा बांध दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मासी नदी पर, मासी नदी पर स्थित है। नदी का भी पूछे तो मासी नदी है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो विकल्प द है, ये हमारे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से आपके करंट के थोड़े प्रश्न शुरू हो रहे हैं और करंट के ध्यान रखिएगा। एक तो हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय भी पढ़ने वाले हैं और जो राज्य वाले हैं यानी दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न सारे पूछे जाएंगे दोस्तों, आपके सिलेबस में सीधा दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम और राजस्थान को पूछा ही जाएगा। तो देखिए पहला करंट जो प्रश्न है करंट का, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब ये कैरोलिना बिलास्का ने जीता। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर था और इनका संबंध है पोलैंड से। कहाँ से है दोस्तों? पोलैंड से। और दोस्तों प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई थी ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कैरोलिना बिलावस्का ने दोस्तों ये जीता। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? अब देखिए ये पूछा क्यों गया है? ये पूछा इसलिए गया है दोस्तों कि जो एंटोनियो कोस्टा है ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं दोस्तों ये एंटोनियो कोस्टा। इसी कारण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक और भारतीय मूल के बने हैं दोस्तों, कौन? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बने हैं, जो किसके देश प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? ये बने हैं ब्रिटेन के। किसके बने हैं? ब्रिटेन के। ध्यान रखिएगा, तो भारतीय मूल के इसलिए एंटोनियो कोस्टा बने हैं दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री। ये बने हैं किसके? पुर्तगाल के। किसके बने हैं? पुर्तगाल के। और ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पुर्तगाल की राजधानी आप सभी जानते हैं दोस्तों लिस्बन है, तो राजधानी को भी ध्यान रखिएगा, लिस्बन इसकी राजधानी है। चलिए अगला देखिए, अगला है 35 नंबर। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल किया है? बेहद ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। तो ध्यान रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है दोस्तों ग्रीष्मकालीन, यहाँ पर ओलंपिक की बात हो रही है। तो दोस्तों पिछले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे आप सभी जानते हैं। पहले थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए 2020 के जो ओलंपिक थे कोरोना के काल यहाँ पर टाल दिए गए थे। 2021 में ये हुए थे, प्रत्येक 4 सालों में होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। कहाँ पर हुए थे दोस्तों? टोक्यो जापान में। 2024 के होंगे दोस्तों पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और यहाँ पर सीधा पूछ ले 2028 का, देखिए तो 2028 के जो ओलंपिक है ये दोस्तों लॉस एंजल्स कहाँ पर है? यूएसए में। तो यूएसए में होने वाले हैं दोस्तों 2028 के। और इसमें जो खेल है वो सम्मिलित किए जाएंगे दोस्तों सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर तीनों इन खेलों को सम्मिलित किया जाएगा, विकल्प द सही उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा 2020 के जो 2021 में आयोजित होते कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। 2024 के होंगे दोस्तों पेरिस फ्रांस में। 2028 के होंगे कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला देखिए, अगला है 36 नंबर आपके सामने, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था? तो गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों जो कि 2022 की पूछा है, ध्यान रखिएगा 2023 के नहीं पूछा है, 2022 की पूछा है यहाँ पर।
तो 2022 की झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों यह चुना गया किसकी झांकी को? पहला दे रखा है उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा दे रखा है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी को, उत्तर प्रदेश की झांकी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया गणतंत्र दिवस परेड 2022 में। और ये दोस्तों एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ पर केंद्रित थी ये झांकी। सेकंड नंबर आया है कर्नाटक का, थर्ड नंबर आया है मेघालय का। तो सेकंड आया कर्नाटक का, थर्ड आया है मेघालय का। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए जो कोविड-19 डीएनए आधारित जो वैक्सीन है ये लगाने वाला देश दोस्तों हमारा देश भारत बना है। कौन बना है? भारत। और जाइकोव डी की ये वैक्सीन होगी, जाइकोव डी, जो दुनिया की पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होगी। और जाइडस कैडिला ने जो कि अहमदाबाद में है, इसने दोस्तों इसका निर्माण किया यहाँ पर। और बिना सुई और बिना दर्द रहित दोस्तों टीका लगेगा ये जो डीएनए आधारित वैक्सीन होगी यहाँ पर। तो विकल्प स यहाँ पर है जो सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए। अब अगला है दोस्तों 38 नंबर। बात आपके सामने भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल सर्टिफिकेट मिला है? तो देखिए दोस्तों भारत की जो टनल है वो है, पहला देर का अटल टनल, दूसरा जवाहर टनल, तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चौथा देर का जोजिला। तो भारत की दोस्तों अटल टनल, जिसे हम पहले रोहतांग टनल के नाम से जानते थे, रोहतांग टनल के नाम से जानते थे। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसको दोस्तों ये जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। और इसको जो सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों किसका मिला है? विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का। ध्यान रखिएगा इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। तो इसी प्रकार के शानदार प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जो कि आपके दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन को मजबूत करने वाले हैं। अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न है इनसेट 4B को किसके द्वारा डीकमीशन कर दिया गया? तो इनसेट 4B दोस्तों ये दोस्तों भारत का एक संचार उपग्रह था। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों डीकमीशन कर दिया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और ये लॉन्च हुआ था दोस्तों मार्च वो भी 2007 में, मार्च 2007 में ये लॉन्च हुआ था। इसको डीकमीशन कर दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। भारत का दोस्तों ये संचार उपग्रह था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बेहद ही शानदार प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो भारत के मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है, चीफ जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है यहाँ पर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। विकल्प स आपके सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। और केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर, उस केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर अब दोस्तों जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन बने हैं? वो बने दोस्तों डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो ध्यान रखिएगा विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों अब 41 नंबर प्रश्न भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? बेहद ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये भी बेहद ही अच्छा प्रश्न। तो देखिए जो भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? डिजिटल संसद। क्या है? डिजिटल संसद। इस ऐप के माध्यम से जो भी संसद के कार्य होते हैं उसकी जानकारी मिलेगी। विकल्प अ है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए अगला है 42 नंबर प्रश्न केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की थी? तो दोस्तों कुल भारत के 128 लोगों को की थी। यहाँ पर 128 जो पद्म अवार्ड है 2022 की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों ये प्रदान किए जाएंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो तो है भारत रत्न।
क्या है, भारत रत्न। लेकिन यहाँ पर पद्म अवार्ड की बात हो रही है, तो देखिए पद्म अवार्ड में दोस्तों एक है पद्म भूषण, एक तो है क्या, पद्म भूषण, एक है दोस्तों, वैसे दोस्तों पद्म भूषण तो सेकंड पर आता है, पहले पर आता है वो आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, और तीसरा है दोस्तों आपके पद्म श्री। तो ये तीन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मिलेगा 104 लोगों को, ये मिलेगा 17 लोगों को, ये मिलेगा 107 लोगों को। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा आप। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है। बेहद ही शानदार प्रश्न ये भी। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक की लेखिका जो है, वहाँ पर लेखिका कहा है तो लेखक तो है ही नहीं। देखिए पहला देर का यहाँ पर सागरिका घोष, दूसरा रश्मि बिड़ला, तीसरा सुष्मिता मित्तल, आशा चौहान, अगला है आशा चौहान। तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों यहाँ पर सागरिका घोष। सागरिका घोष ने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी है, और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, इंदिरा, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा, इसकी ये टैग है दोस्तों इंदिरा, और इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये पुस्तक भी दोस्तों सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा, पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए 44 नंबर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो शानदार प्रश्न ये भी दोस्तों, राजस्थान की दृष्टि से भी, भारत की दृष्टि से भी दोस्तों, करंट की बात करें तो देखिए जो दुनिया का तीसरा दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा, वो बनेगा कहाँ पर, राजधानी हमारे राजस्थान की जयपुर में। कहाँ बनेगा, जयपुर में। विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये तीसरा है। अब पहले की बात करें तो पहला दोस्तों हमारे देश में ये वही जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा था। ये अहमदाबाद में है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा, मोटेरा था। और इसकी जो दर्शक क्षमता है दोस्तों वो 1.10 लाख है, 1.10 लाख है यहाँ पर दर्शक क्षमता। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है दोस्तों, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। 90,000 दर्शक क्षमता है इसकी, 90,000 दर्शक क्षमता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बनने वाला है वो बनने वाला है दोस्तों कहाँ पर, जयपुर में। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेहद ही शानदार वाले प्रश्न हैं दोस्तों, ये जरूर आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बतुल बेगम को यहाँ पर, ये कब कहाँ पर आया था, सीईटी के एग्जाम आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बतुल बेगम को यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया यहाँ पर। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो पहली अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया किसे, कृष्णा पूनिया को। किसे नियुक्त किया गया, कृष्णा पूनिया को यहाँ पर। विकल्प स सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है। तो देखिए मातृत्व अभियान के तहत यहाँ पर टीम अवार्ड श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा को मिला है यहाँ पर। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 48 नंबर है आपके सामने, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों 14वें जो जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसमें पुरस्कार मिला था, वो राजस्थान की मूवी थी दोस्तों वॉशिंग मशीन। कौन सी थी, वॉशिंग मशीन। विकल्प सही उत्तर था, और एक शॉर्ट फिल्म थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता रही सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस खेल से। तो खिलाड़ियों के भी आप ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ते हैं करंट का, और करंट का तो नहीं वैसे दोस्तों, अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो पीछे दोस्तों खेल का जो पृष्ठ अध्ययन का होता है उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य बनता है।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि दोस्तों इनका संबंध है बालाफेंक से, और इनका संबंध अब जिले से पूछ लिया तो जिला है दोस्तों करौली से। कहाँ से? करौली से। ब विकल्प राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, और दिवसों से भी प्रश्न पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है, पहला विकल्प दे रखा है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा दे रखा है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और बात करें दोस्तों 22 सितंबर की, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। और 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। हमें तो क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये मनाया जाता है 8 मार्च को। बाकी इनको भी ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 22 सितंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, और 10 सितंबर को यहाँ पर विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विकल्प अ है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद। ये थे आज के जो जीके की क्लास के 50 प्रश्न, हमारे करंट के भी इसमें पढ़े हमने, और शानदार वाले प्रश्न थे दोस्तों सभी। भले राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास की बात करें, या फिर दोस्तों करंट अफेयर की, अंतर्राष्ट्रीय को भी लिया हमने इसमें, भारत का और राज्य का भी लिया। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, रोजाना प्रैक्टिस सेट हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वालों को मिलते रहेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है उसके टॉपिक वाइज दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों इनको अवश्य देखें। और यकीन मानिए ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।